Hello friends, welcome to YouTube channel तेजस गुरुकुल एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में इस्तेमाल होता है। इसको हम लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, यानी ऐसे फिगर्स, ऐसे शब्द जो आपके शब्द सेंटेंस को, आपके सेंटेंस के भाव को और बेहतर बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, अलंकृत। जैसे कैसे स्त्रियों को सजाया जाता है तो अलंकार से उन्हें सुसज्जित किया जाता है, उसी तरह से हमारी भाषा जो है साहित्य में है। साहित्य जो है अपनी बातों को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए जो हम डिवाइसेज यूज करते हैं, जो शब्द यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे बड़ा ही कॉमन है, आपको 7th 8th से ही पढ़ाया जाता होगा स्टूडेंट को। वर्ड्स आते हैं जैसे सिमिली, SIMILE, इसको स्माइल नहीं पढ़ने की गलती करेंगे, यह है सिमिली। अब ये सिमिली है क्या, अचानक आपके सामने आए तो नहीं समझ में आए कि ये वर्ड है क्या, इसका क्या मतलब होता है। जब हम कुछ बात बोलते हैं तो निश्चित रूप से कहीं तुलना करके बोलते हैं। तुलना क्यों करते हैं? ताकि उसकी महत्ता को हम समझ सकें, उसकी वैल्यू को समझ सकें। ठीक है, तो सिमिली का मतलब होता है व्हेन टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर। जब दो अलग अलग चीज़ों का हम समन्वय या उसका एनालिसिस या उसका कहे कि कंपैरिजन एक ही चीज़ से करें या अलग अलग चीज़ों से करें, किसी व्यक्ति की तुलना हम वस्तु से कर दें तो उसको हम कहते हैं सिमिली। और उसमें जो शब्द आते हैं, जो वर्ड आते हैं, वो आते हैं लाइक या एज। एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे सिमिली है। कोई पोएट कहता है माई लव इज लाइक अ रेड रोज। ये लॉर्ड बायरन एक पोएट है, बड़ा ही बेहतरीन पर्सनैलिटी है। उन्होंने ये ऐसा लिखा था लाइन कि माई लव इज लाइक अ रेड रोज। अब लव का यहाँ मतलब हो गया बिलव्ड, यानी प्रेमिका। यानी पोएट जो है अपनी प्रेमिका की खूबसूरती की तुलना लाल लाल गुलाब से करता है। अब कोई प्रेमिका गुलाब कैसे हो सकती है? गुलाब फूल है, पौधा है, से उत्पन्न होता है। इंसान है, प्रेमिका जो है एक स्त्री है, एक जीव है, एक प्राणी है, और वो भी इंसान। लेकिन ये इसकी खूबसूरती है, यही लिटरेचर की खासियत है कि उसकी तुलना हम किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो माई लव इज लाइक अ रेड रोज, यहाँ पर क्या मतलब हो गया? हम कौन सा शब्द से पहचानेंगे? यहाँ लाइक से पहचान लेंगे कि यहाँ पर ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो कोई भी स्टूडेंट कैसे पहचान लेंगे? यहाँ लाइक दिया हुआ, इसलिए बोल देंगे कि यह सिमिली है। ठीक है, शी इज as beautiful as a rose, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ as से समझ जाए कि ये सिमिली है। ठीक है, दूसरा आता है, जैसे हम कहते हैं मेटाफर। ये भी शब्द आपने सुने होंगे। मेटाफर क्या है? ये यहां पर देखा कि टू डिसिमिलर थिंग। यहाँ सिमिली में क्या होगा कि अलग अलग चीज जो बिल्कुल अलग है, भिन्न है, उससे कोई समानता नहीं है, उससे तुलना करेंगे एज और लाइक से, तो वो कहलाएगा सिमिली। मेटाफर में क्या होता है कि डायरेक्ट होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। इसको इम्प्लाइड सिमिली भी कह सकते हैं। इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली, हम कह सकते हैं। कैसे?
जैसे हम कह सकते शी इज लता मंगेशकर। इसमें हम चाहे तो आर्टिकल भी लगा सकते हैं, शी इज अ लता मंगेशकर, यानी यह जो एक लड़की है या औरत है या जो महिला है उसकी क्वालिटी किससे मिलती है? लता मंगेशकर से। लेकिन यहाँ तुलना नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे कह दे तो शी इज लाइक लता मंगेशकर, यह सिमिली होगा। लेकिन हम किसी दूसरी महिला को अगर कहें कि शी इज अ लता मंगेशकर या शी इज द लता मंगेशकर, इसका मतलब हो गया कि उसमें खूबी कैसी है? लता मंगेशकर जैसी है, लेकिन वो कहलाएगा मेटाफर। ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये मेटाफर कहलाएंगे। क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट कह रहे हैं, किसी से तुलना नहीं करके, बल्कि हम क्या कहेंगे? उसी क्वालिटी को हम सीधे इम्प्लाई कर देते हैं जो है नहीं, तो वो कहलाएगा मेटाफर। उसके बाद जो शब्द आता है, आप इसमें बहुत सारे अनगिनत हैं, तो उसको हम जानेंगे। अगला को कहेंगे हम मेटोनिमी। मेटोनिमी या मेटोनिम। अब ये क्या है तो जानेंगे। अब फिगर यानी ऐसा फिगर using the name of a related object for the name of the thing meant। अब समझिए, एग्जाम्पल में समझिए। जैसे हम कह दिए कि आई हैव रेड शेक्सपियर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ शेक्सपियर का मतलब हो गया द बुक ऑफ शेक्सपियर। अब फिगर यूजिंग द नेम ऑफ अ रिलेटेड ऑब्जेक्ट, उसकी रिलेटेड ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे फॉर द नेम ऑफ द थिंग इन। ठीक है, यानी इन्वेंशन को नहीं बल्कि इन्वेंटर को हम सीधे सीधे कह दें। ठीक है, तो वो कहलाएगा मेटोनमी। या एक और भी कह सकते हैं, ये बड़ा प्रसिद्ध कहावत है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। देखिए, पेन का मतलब यहां पर हो गया क्या? नॉलेज। ठीक है, क्रिएशन। और स्वॉर्ड क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन, पावर या वेपन। ठीक है, यानी तलवार। ऐसे हम लिटरली क्या कहेंगे कि तलवार जो है वो पेन से बड़ी नहीं होती है। पेन जो है वो हमेशा तलवार से बड़ी होती है, ज़्यादा ताकतवर होती है। यानी कलम यानी नॉलेज। तो हम नॉलेज नहीं बोलकर क्या बोल रहे हैं? पेन। तो यही कहलाता है मेटोनिमी। ठीक, उसके बाद शब्द आता है फिगर्स ऑफ स्पीच आएंगे। इसमें बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है उसको मैं बता देता हूँ। आयरनी, अगला आता है आयरनी। तो आयरनी क्या होता है कि अपोजिट ऑफ व्हाट यू वांट टू से। ठीक है, या अपोजिट ऑफ एनी हैपनिंग्स विच यू डिडंट मीन। हम कहते हैं कि ही इज
ग्रेट। अब यहाँ पर है कि वो महान नहीं है, मूर्खता बड़ा काम किया है, वहाँ कहे कि आप तो महान हैं, तो ये क्या होगा, आयरनी हो जाएगी। ठीक है, जैसे विलियम शेक्सपियर का वर्क है जूलियस सीजर, उसमें ब्रूटस जो है वो अपनी एंटनी जो है ब्रूटस के लिए जो यूज करता है स्पीच, वो आयरनी है। वो कहता है कि बहुत अच्छा है, ऑनरेबल, ब्रूटस इज ऑनरेबल, तो ये आयरनी है। वो कहना चाहता है कि वो बुरा है, लेकिन बुरा नहीं कह के वो अच्छा कह रहा है, दिस इज आयरनी। यानी आपने काम कुछ किया और उसका फल कुछ और मिल गया, तो ये आयरनी है। किसी चीज़ की शुरुआत की और हो कुछ और गया, ये आयरनी है। ठीक है, आयरनी ऑफ द सिचुएशन। आप जो करना चाहते हैं वो नहीं होकर कुछ और हो जाए, उसी को हम कहते हैं आयरनी। तो हम जनरली मूर्ख को कहते हैं महान, आप तो महान हैं, बहुत बड़ा काम कर दिए, तो ये एक्चुअली आयरनी है। हम जो चाहते हैं कहना उसके जस्ट विपरीत कहते हैं, ऑपोजिट कहते हैं, सो दैट इज नोन एज आयरनी। ठीक है, फिर आता है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं मानवीकरण। यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जब हम इंसान का भाव भर दें तो वो कहलाते हैं पर्सनिफिकेशन। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो डैफोडिल्स नाम से एक पोएम लिखा उन्होंने, और वो क्या कहते हैं, उसको इंसान की तुलना कर देते हैं। डैफोडिल्स वर डांसिंग, फूल कहीं डांस कर सकते हैं, तो वो पर्सोनिफाई करते हैं। ठीक है, दिस फिगर शोज, दिस फोटो शोज, तो जैसे ही हम कहते हैं कि दिस फिगर शोज, वो दर्शाता है, दर्शाता नहीं है, उसमें हम मानवीकरण, उसमें हम ह्यूमन एसेट भर देते हैं, इंस्टिंक्ट भरते हैं, तब वो कहलाता है पर्सनिफिकेशन। ठीक है, द फैन इज टॉकिंग टू मी, फैन कहाँ से बात कर सकते हैं। द रेन वॉज सिंगिंग, ये क्या है, इसी को कहते हैं पर्सनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। उसमें इंसान वाली क्वालिटी हम इंसर्ट कर देते हैं, तो वो कहलाता है पर्सनिफिकेशन। उसके बाद आता है आपका हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब होता है एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। हिंदी में हम कहते हैं मैं मर गया। अब मैं मर गया, मरा हुआ व्यक्ति कभी कहेगा कि मैं मर गया। ठीक है, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, पहाड़ टूट पड़ेगा तो बचेंगे। तो इसको हम, ऐसा स्टेटमेंट होता है साहित्य में, लिटरेचर में, कि उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि वो संभव नहीं हो रियलिटी में, उसी को कहते हैं हाइपरबोला, हाइपरबोले। और आता है अब ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है टू स्टेटमेंट्स ऑपोजिट इन मीनिंग, टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, बिल्कुल ऑपोजिट इन मीनिंग होगा, तो वो कहलाएगा ऑक्सीमोरन। जैसे हम कहते हैं काइंड, क्रुएल्टी, दो शब्द हैं, दोनों में आपस में कोई तालमेल नहीं है, काइंड भी और क्रुएल्टी भी है। ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति आपके साथ काइंड भी रहे और क्रूएल भी रहे? ऐसा अगर होता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन, और बिल्कुल सुनने में आपको बड़ा अटपटा लगेगा, seemingly absurd but the term produces absolutely subtle meaning। कैसे काइंड क्रूएल्टी सही हो जाएगा ऑक्सीमोरन में? डॉक्टर से जब इलाज करवाने जाते हैं, चीरफाड़ करवाते हैं, तो एक तरह की क्रूएल्टी है, डॉक्टर चीरा लगाता है, ये क्रूएल्टी है, लेकिन उसके पीछे जो अंडरलाइंग मीनिंग छुपा हुआ है क्या है, उसका इलाज करना, यही काइंडनेस है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीका है समझने के लिए कि अगर माँ बाप डांट रहे हैं तो ये क्रूएल्टी है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, आपको ठीक करना, सही रास्ते पे लाना, ये काइंडनेस है। तो काइंड क्रूएल्टी क्या है, ऑक्सीमोरन है, बिल्कुल ऑपोजिट में मीनिंग। ठीक है, ये अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं। ये क्या है, अव्वल दर्जे का
ये भी ऑक्सीमोरन है। उसके बाद आता है पैराडॉक्स। ठीक है, अब पैराडॉक्स क्या है? जब बहुत ज़्यादा फोर्सफुल क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन को हम पैराडॉक्स कह सकते हैं। जैसे क्या है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये पैराडॉक्स है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यानी ये भी अटपटा ही लगेगा। बच्चा आदमी का बाप होता है, अटपटा लगेगा, लेकिन ये मीनिंग बिल्कुल सटल होगा जब हम दूसरा एग्जाम्पल देंगे। ही हु प्रेजेज एवरीवन, जैसे ही हु प्रेजेज एवरीवन, प्रेजेज नन, वो व्यक्ति जो सबकी प्रशंसा करता है वो वस्तुतः किसी की प्रशंसा नहीं करता है। ठीक है, वो व्यक्ति जो हमेशा मीठा बोलता है वो उतना ही कड़वा होता है। मतलब समझे, इसको कहते हैं पैराडॉक्स। जो हमेशा फैशन की बुराई करता है वही फैशन का गुलाम होता है। जो हमेशा स्त्रियों की निंदा करता है वही स्त्रियों का गुलाम होता है। ये अजीब अटपटे से स्टेटमेंट लगेंगे, लेकिन ये सारे के सारे कहलाते हैं पैराडॉक्स। एक और बताना चाहूँगा, ऐसे तो बहुत सारे हैं, कभी और मैं उसको अलग बनाऊंगा। उसको कहता हूँ ओनोमाटोपोइया। ये इसका मतलब होता है कि साउंड सजेस्टिंग द सेंस, ऐसा एक्शन जिसके साउंड से ही पता चल जाए कि क्या है, बिना देखे। जैसे पानी के टपकने की आवाज़ है तो आपको दिखना जरूरी नहीं है, टप टप की आवाज़ आएगी तभी आप समझ जाएंगे कि इट द वाटर इज रिसिस। या सांप के हिस करने की आवाज़ है, शेर के गरजने की आवाज़ है, बिना देखे ही आप जब उसका मीनिंग समझ जाए, आपके दिमाग में समझ में आ जाए, तो उसी को कहते हैं ओनोमाटोपोइया, साउंड सजेस्टिंग द सेंस। ठीक है, पंखे की चलने की आवाज़ बिना देखे ही हमें समझ में आ जाता है। एरोप्लेन उड़ने की आवाज़ बिना देखे ही समझ में आ जाता है कि एरोप्लेन उड़ रहा है। तो जो साउंड से ही पता चल जाए उसी को हम कहते हैं ओनोमाटोपोइया। तो जो बेसिक ज़रूरत की आपकी जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, जो 11-12 तक चाहिए, वो क्लियर है, वो सबके लिए है। और ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए तो ये है ही है बिल्कुल। तो ये आपके लिए थोड़ा आसानी होगा लिटरेचर में लिटरेरी डिवाइस समझने के लिए, फिगर्स ऑफ स्पीच समझने के लिए। तो आप ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपने व्यू जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।